एशिया के युद्ध क्षेत्र में एक बार फिर तहलका मचा दिया है। डोनाल्ड ट्रंप के हालिया दावों के मुताबिक अगर अमेरिकी सेना और उसके खुफिया तंत्र ने तेहरान के परमाणु ढांचे पर समय रहते सटीक सैन्य हमले और नाकेबंदी नहीं की होती तो ईरान महज 14 दिनों में यानी 2 हफ्ते के भीतर ही अपना पहला काम चलाऊ परमाणु हथियार हासिल कर लेता। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी और अमेरिकी खुफिया रिपोर्टों के आंकड़ों का हवाला देते हुए ट्रंप ने कहा कि ईरान ने नातांज और फोर्दो के अंडरग्राउंड ठिकानों में यूरेनियम संवर्धन का स्तर 60% से बढ़ाकर 90% यानी वेपन ग्रेड के खतरनाक स्तर तक पहुंचा दिया था। एक परमाणु हथियार तैयार करने के लिए लगभग 25 किलोग्राम 90% तक संवर्धित यूरेनियम की जरूरत होती है। ईरान ने अपनी सुविधाओं में उन्नत IR-6 सेंट्रीफ्यूज की हजारों खेपें तैयार कर रखी है जो सामान्य सेंट्रीफ्यूज की तुलना में 10 गुना तेजी से यूरेनियम संवर्धित कर सकती है। 2015 के परमाणु समझौते यानी JCPOA के दौरान ईरान का ब्रेकआउट टाइम 12 महीने था जो अमेरिकी हमलों से ठीक पहले घटकर महज 10 से 14 दिन रह गया था। ट्रंप प्रशासन का दावा है कि अमेरिका के द्वारा B-2 स्टील्थ बम वर्षकों से किए गए प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक्स ने ईरान की मुख्य संवर्धन केंद्रों को कम से कम 3 साल पीछे धकेल दिया है। नहीं दिखाएंगे ईरान का परमाणु, ट्रंप नेतन्याहू को काली बाफ का चैलेंज। ईरान के परमाणु ठिकानों पर अगर अमेरिका और इजराइल की सीधी पहुंच हो जाती है तो ये वाकई अमेरिका और इजराइल की ईरान पर सीधी जीत साबित करने का बेहतरीन मौका होगा। लेकिन मौजूदा हालात में ईरान अपने तेवरों से फिर साबित कर रहा है कि ईरान रत्ती भर भी झुकने वाला नहीं है। जरा खबर को समझ लीजिए। अमेरिका अंतर्राष्ट्रीय परमाणु एजेंसी IAEA की आड़ में ईरान के परमाणु प्रोग्राम पर क्या नकेल कसने की कोशिश कर रहा है और कैसे ईरान अमेरिका और इजराइल के इस परमाणु पंजे से खुद को बचाने में जुटा है। नहीं दिखाएंगे ईरानी परमाणु, ट्रंप के परमाणु पंजे पर प्रहार। ईरान ने IAEA को परमाणु ठिकानों तक पहुंच देने से साफ इनकार कर दिया है। ईरानी संसद के स्पीकर मोहम्मद बाकर कालिबाफ ने एक ऐसा बयान दिया है जिसे सुनकर राष्ट्रपति ट्रंप और इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू के होश उड़ गए हैं। मोहम्मद बाकर कालिबाफ ने तो 2 टूक शब्दों में कह दिया कि ईरानी कानून इस बात की अनुमति ही नहीं देता कि IAEA ईरान के 3 परमाणु ठिकानों का दौरा करें। ईरान के इस्फान, फोर्दो और नातांज परमाणु ठिकाने ईरान के परमाणु कार्यक्रम के मजबूत स्तंभ माने जाते हैं। तीनों तकनीकी रूप से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इनके बिना ईरान का परमाणु ढांचा अधूरा है। अमेरिका और इजराइल चाहते हैं कि IAEA के जरिए ईरान के इस्फान, फोर्दो और नातांज का पूरा कच्चा चिट्ठा सामने आ जाए। IAEA चाहता है कि वो ईरान के तीनों परमाणु साइट्स इस्फान, फोर्दो और नातांज का बारीकी से निरीक्षण करे और पता लगाए कि आखिर ईरान का 440 किलो 60% संवर्धित यूरेनियम कहां छिपा है। अब आप ये भी जान लीजिए कि ईरान के ये तीनों परमाणु अड्डे इतने ज्यादा अमेरिका, इजराइल और IAEA की आंखों की किरकिरी क्यों बने हुए हैं। इस्फान न्यूक्लियर फैसिलिटी यहां मुख्य रूप से यूरेनियम कन्वर्जन फैसिलिटी यानी कि UCF काम करती है। देश की खदानों से जो भी कच्चा यूरेनियम लाया जाता है जिसे येलो केक कहते हैं उसे यहां रासायनिक प्रक्रिया के जरिए यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड गैस यानी कि UF6 में बदला जाता है। इसी गैस को बाद में संवर्धन के लिए दूसरे संयंत्रों में भेजा जाता है। यहां संवर्धित यूरेनियम से परमाणु रिएक्टरों के लिए फ्यूल रॉड्स ईंधन की छड़ें तैयार करने का काम भी होता है। इस्फान के आसपास ईरान का बहुत बड़ा सैन्य बेस और एयर डिफेंस सिस्टम तैनात है क्योंकि इस क्षेत्र पर हमला पूरे परमाणु कार्यक्रम की रीढ़ तोड़ने जैसा माना जाता है। फोर्दो न्यूक्लियर फैसिलिटी ईरान के पवित्र शहर कुम के पास मौजूद ये संयंत्र सुरक्षा के लिहाज से सबसे अभेद और रणनीतिक रूप से सबसे खतरनाक माना जाता है।
फोर्दो को एक विशाल पहाड़ी के अंदर लगभग 250 से 300 फीट की गहराई में कंक्रीट की मोटी परतों के नीचे बनाया गया है। इस बनावट की वजह से इस पर पारंपरिक हवाई हमलों या फिर बड़े बंकर बस्टर बमों का असर होना लगभग नामुमकिन माना जाता है। यहां आधुनिक और एडवांस सेंट्रीफ्यूज जैसे कि IR-6 के जरिए यूरेनियम को सीधे 60% या उससे ज्यादा शुद्धता तक समृद्ध किया जाता है, जो मेडिकल रिसर्च के नाम पर सैन्य स्तर के बेहद करीब है। नातांज न्यूक्लियर फैसिलिटी ये ईरान का सबसे बड़ा केंद्रीय और मुख्य यूरेनियम संवर्धन संयंत्र है, जो इस्फान प्रांत के अंतर्गत ही नातांज शहर के पास मौजूद है। नातांज में बड़े पैमाने पर औद्योगिक स्तर पर यूरेनियम संवर्धन होता है। यहां जमीन के ऊपर और जमीन के नीचे विशाल हॉल्स बने हुए हैं, जहां हजारों की संख्या में सेंट्रीफ्यूज 24 घंटे घूमकर गैस को समृद्ध करते हैं। अपनी विशाल क्षमता की वजह से ही संयंत्र हमेशा इजराइल और अमेरिका के निशाने पर रहा है। ما فعلا داریم یک مسیر موقت رو طراحی می‌کنیم که بعد در مراحل بعدی تبدیل به مسیر نهایی بشه. یک کار فنی هست بین متخصصین دو کشور داره انجام میشه. نیروهای مسلح درگیرش هستن. به هر حال اونها صاحب نظر اصلی در این خصوص هستن. ممکن هست که به زودی به نتیجه برسیم ولی इसीलिए ईरान ने दो टूक कहा है कि हाल के हमलों का शिकार हुए अपने परमाणु ठिकानों का निरीक्षण करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के निरीक्षकों को वो अनुमति नहीं देगा। ईरानी संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बाघेर कालिबाफ ने कहा कि इन ठिकानों तक IAEA की पहुंच की खबरें पूरी तरह से गलत हैं और देश का कानून इसकी इजाजत नहीं देता। सरकारी टीवी चैनल IRIB को दिए साक्षात्कार में गालिबाफ ने कहा कि ईरानी संसद और सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद ने ऐसा कानून बनाया है जिसके तहत बमबारी से प्रभावित परमाणु स्थलों तक किसी भी परिस्थिति में विदेशी निरीक्षकों को पहुंच नहीं दी जा सकती। उन्होंने कहा है कि निरीक्षकों को वही पहुंच मिलेगी जिसकी अनुमति सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद देगी। ईरानी संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बाघेर कालिबाफ ने दो टूक कह दिया कि फिलहाल IAEA को केवल 2 परमाणु प्रतिष्ठानों बुशेर परमाणु ऊर्जा संयंत्र और तेहरान अनुसंधान रिएक्टर तक ही सीमित पहुंच दी गई है और ईरान इसी व्यवस्था का पालन करेगा। و روشن بگویم تا زمانی که تعهدات آمریکا در تفاهمنامه از جمله رفع محاصره، آزادی اموال بلوکه شده، رفع تحریم نفت، پایان تهدید و عملیات نظامی در همه جبهه‌ها و دیگر شروطی که در تفاهمنامه آمریکا با آن متحد شده است اجرایی. दूसरी तरफ अमेरिकी नौसेना ने पश्चिम एशिया में 250 से ज्यादा दिनों से तैनात विमान वाहक पोत USS अब्राहम लिंकन को वापस बुलाकर उसकी जगह USS जॉर्ज बुश की तैनाती की है, जिसकी पुष्टि रिपोर्ट से हुई। ये कदम अमेरिकी नौसेना के सामने खड़े गंभीर परिचालनगत चुनौतियों और मध्य पूर्व की रणनीतिक प्राथमिकताओं को दोनों को दर्शाता है। USS अब्राहम लिंकन ने बिना किसी रेस्ट के समुद्र में 250 से ज्यादा दिन बिताए, जिसमें लगभग 200 दिन बिना किसी पोर्ट कॉल बंदरगाह पर रुकने के लगातार ऑपरेशनल मोड में रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक लंबे समय तक युद्ध क्षेत्र में रहने की वजह से नौसैनिकों के मनोबल में भारी गिरावट आई और मानसिक तनाव व आत्महत्या की कोशिशों जैसी घटनाएं भी रिपोर्ट की गई हैं। अमेरिकी सीनेटरों और रक्षा मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक पोत पर भोजन की कमी, पीने के पानी की खराबी, प्लम्बिंग की विफलता और डाक के साथ दूसरे पार्सल न पहुंचने जैसी अव्यवस्थाएं भी पैदा हो गई थी। नौसेना के बेड़े का लगातार इस्तेमाल होने से जहाजों की समय पर ओवरहॉलिंग और तकनीकी मरम्मत नहीं हो पा रही थी, जिससे अमेरिकी नौसेना की ओवर स्ट्रेचिंग उजागर हुई। पेंटागन का मुख्य उद्देश्य पश्चिम एशिया और हॉर्मुज के आसपास अपनी सैन्य धाक और ईरान पर दबाव बनाए रखना है। ऐसी स्थिति में अगर ईरान अमेरिका पर और दबाव बनाता है तो स्थिति और ज्यादा खतरनाक हो जाएगी। लेकिन इस वक्त जमीनी हकीकत यह है कि अमेरिका के द्वारा हॉर्मुज पर सीधा नियंत्रण का दावा और ईरान के परमाणु प्रतिष्ठानों पर हमले ने पूरे मध्य पूर्व को एक अनिश्चित दौर में धकेल दिया है। तेहरान ने इस घेराबंदी को अवैध करार दिया है, जबकि अमेरिकी इकोनॉमिक D-Day के जरिए ईरान पर लगातार वित्तीय और कूटनीतिक शिकंजा कसा जा रहा है,
लेकिन ईरान के तेवर साबित कर रहे हैं